मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा, देश में तीसरी बार बनने जा रहे मोदी सरकार, आम लोगों में 400 और 370, 375 पार की हो रही चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू, सीएम धामी ने बूथ और पन्ना स्तर तक तैयारियों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून में चुनाव मीडिया सेंटर का किया शुभारंभ, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में प्रदेश चुनाव मीडिया सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का किया ऐलान, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को करेंगे नामांकन। 22 मार्च को अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टामटा और 26 मार्च को गढ़वाल सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी लोकसभा चुनाव के लिए भरेंगे नामांकन पत्र। टिहरी से राज्य लक्ष्मी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का, रुख कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, वहीं राज्य गठन के बाद पहली बार मतदान और मतगणना में 46 दिनों का फासला देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों ने इस लंबी अवधि में भाजपा की ओर से गड़बड़ी करने की आशंका जताई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने देखी जा रही है, टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान को धार दे दी है। आपको बता दें कि जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। ईपी निकल गई। आगामी लोकसभा निर्वाचन चुनाव के लेकर के निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए घर से मतदान करने का ऑप्शन दिया है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम सभागार में एआरओ ने सभी बीएलओ की बैठक ली और दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता जो 40% से ज्यादा है विकलांगता वाले वोटर, उनके पास फॉर्म डी पहुंचाया जाएगा। अगर वो मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते हैं तो उनके घर जाकर उनको वोट पंजीकृत किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी तैयारियों में विपक्षी दलों से आगे चल रही भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं देर रात तक हुई भाजपा चुनाव प्रबंधन की बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया गया। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं भाजपा ने 5 लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख भी घोषित कर दी है। इसके तहत 22 मार्च को अल्मोड़ा सीट, 23 मार्च को हरिद्वार, 27 मार्च को नैनीताल और टिहरी, जबकि 26 मार्च को पौड़ी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग
इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और उस बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा पर कोई कार्य न करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने निर्णय लिया है कि धामी सरकार के 2 साल पूरे होने और अगले माह 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत होने वाले प्रधानमंत्री व अन्य शीर्ष नेताओं की रैलियों के लिए सभी लोकसभाओं से रिपोर्ट मांगी गई है। भाजपा एक तरफ जहां पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर मंथन कर रही है। ये पार्टी की अंदरूनी रणनीति होती है और काफी चीजों में चर्चा विमर्श चल रहा है और जो उपयुक्त समय आएगा कांग्रेस इन 2 सीटों पर भी नामों की घोषणा कर देगी। हाँ, कुछ अवधि लंबी लग रही है। देखिए, यहाँ पर 19 अप्रैल को चुनाव है और 19 अप्रैल से 4 जून के बीच में एक लंबी अवधि है जिसमें खेला हो सकता है। तो हम उस जो अप्रत्याशित चीजें जो हो जाती हैं इस 1.25 महीने के दौरान, जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा गड़बड़ झाला किया जाता है और देखा गया है कि जहां भी काउंटिंग में, नतीजों की घोषणा में और वोटिंग में अवधि कम रही है, वहां जो है विपक्षी दलों ने बढ़त बनाई है और जहां भी अवधि ज्यादा रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। इसका मतलब हमें पूरी आशंका है कि कुछ गड़बड़ उस दौरान हो सकती है और एक इंतजार भी कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा है। उत्तराखंड की जनता 19 को वोट करेगी और 4 जून तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो अवधि तो निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन अब है तो क्या करे, मरता क्या ना करता, स्वीकार तो करना पड़ेगा। कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ और कांग्रेस संगठन और सरकारों में टिकट देने की बात हो, पार्लियामेंट में हो, विधानसभाओं में हो, उससे निचले स्तर पे हो, तो लीडर्स जो होते हैं, लीडर यानी कि जो जनता की आवाज़ होते हैं, उन लोगों को तरजीह नहीं दी गई। तो खोखले होते चले गए, सब सिफारिशी, पूंजीपति, जुगाड़ू, करप्ट, दलाल टाइप के लोग जो हैं वो कांग्रेस में पदों पर बैठे रहे। तो लड़ने का मादा नहीं है। कांग्रेस वीक होती गई, संगठन कमज़ोर होता गया। फिर उनकी जो पॉलिसीज़ रही, यानी कि माइनॉरिटी का अपीजमेंट, यानी कि जो है आप समझ लीजिए माइनॉरिटी आप समझते हैं अल्पसंख्यकों का अपीजमेंट, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अभी तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस कब तक प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और कब ये प्रत्याशी चुनाव तैयारियां शुरू करेंगे। देखना होगा कि 2024 का चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी बीच खटीमा से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खटीमा से खबर सामने आ रही है, थारू बहुल्य इलाके में होली की शुरुआत हो गई है। थारू जनजाति की होली आकर्षण का केंद्र। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में होली नृत्य किया है। क्षेत्र के लोग इस अनोखी होली को देखने के लिए आते हैं। थारू बहुल्य इलाके में होली की शुरुआत हो गई है। थारू जनजाति की होली आकर्षण का केंद्र। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में होली नृत्य किया है। क्षेत्र के लोग इस अनोखी होली को देखने के लिए आते हैं। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थारू बहुल्य क्षेत्र में होली की शुरुआत हो गई है। थारू जनजाति की होली आकर्षण का केंद्र बनी रहती है और महिलाओं ने इस होली की शुरुआत में पारंपरिक परिधान पहनकर होली की शुरुआत की है और
क्षेत्र के लोग जो हैं इस अनोखी होली को देखने के लिए आते हैं। खटेमा में थारू जनजाति रंगोत्सव मना रही है और वहां पर थारू बहुल इलाके में होली की शुरुआत हो चुकी है। थारू जनजाति की होली पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में होली का नृत्य भी किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्षेत्र के लोग इस अनोखी होली को देखने के लिए आते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट के जरिए घर से मतदान करने का ऑप्शन दिया है। जिला निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। नगर निगम सभागार में एआरओ ने सभी बीएलओ के साथ बैठक कर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता या जो 40% से ज्यादा विकलांगता वाले वोटर हैं उनके पास फॉर्म D पहुंचाया जाएगा। अगर वो मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते हैं तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है। बीएलओस को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो बीएलओस को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं, जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके ख़त्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम हैं बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना है। देश में आम चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग को भी उम्मीद है कि मत प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिस्टम से त्रस्त जनता ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। गांव के प्रवेश द्वार पर बैनर टांग कर वोट मांगने वाले नेताओं को गांव में आने से मना कर दिया गया है। आखिर क्यों ग्रामीणों को इस कदम के लिए मजबूर होना पड़ा है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आजादी के 7 दशक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बनने के 2 दशक बाद भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है सहसपुर विधानसभा का मिसराज पट्टी गांव, जहां न तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न ही एक आदर्श सड़क। खास बात यह है कि यह गांव किसी पहाड़ी क्षेत्र का दूरस्थ गांव नहीं, बल्कि सूबे की राजधानी कहे जाने वाले देहरादून से काफी सटा हुआ इलाका है, क्योंकि यहां से देहरादून की दूरी महज 20 किलोमीटर है और पहाड़ों की रानी मसूरी की दूरी महज 12 किलोमीटर है। बावजूद इसके 8 छोटे छोटे गांव की ग्राम पंचायत मिसराज पट्टी के सैकड़ों लोग रोजाना 5 से 6 किलोमीटर के इस ऊबड़ खाबड़ और पथरीले पहाड़ी मार्ग से होकर अपना सफर तय करते हैं, जिसके चलते अपनी इस समस्या से त्रस्त यहां की जनता ने इस बार आम चुनाव यानी लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जिनका साफ तौर से कहना है कि उन्हें और उनके परिजनों को यहां रहते हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन उनके गांव तक आज भी सड़क नहीं पहुंची। आक्रोशित इन ग्रामीणों का कहना है कि न तो यहां सड़क है और न ही स्वास्थ्य सेवाएं।
जिस वजह से उन्हें कई तरह की समस्याएं तो झेलनी ही पड़ती हैं। साथ ही इस मार्ग से गुजरने पर जंगली जानवरों का भी डर रहता है। इसी समस्या के चलते उनसे लोग रिश्ता तक जोड़ने से गुरेज करने लगे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंचती, वह इस लोकसभा चुनाव के साथ ही आने वाले सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर हर चीज़ों की दिक्कत है सर, यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अब शादियों के लिए हम कहाँ जाएंगे लड़कियाँ ढूंढने के लिए। सर हमारे को घरेलू सामानों के लिए भी दिक्कतें हो जाती है। सिलेंडर ले लीजिए आप, हर किसी चीज़ की समस्या होती है। राशन पानी हर चीज़ के लिए हमारे को मार्केट जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है सर। सर सबसे बड़ी मसरास पट्टी में जो समस्या है वो हमारी रोड की है। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी एक साथ एकजुट होके हम सबका यही एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। 40 बरस तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गए। मैंने 40 बरस से ये रोड ऐसी देखा, ना तो इसमें कोई मरम्मत होती है, ना कोई आते हैं यहाँ बनाने के लिए। सिर्फ गांव के लोग ही करते हैं इसको, जो करते हैं। इनकी गाड़ियाँ चलती है और वही बनाते हैं बेचारे, वही मिट्टी डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, है जी। और बरसात में देखो इसमें इतने गड्ढे हो जाते हैं कि जिस गड्ढे का कोई नाम नहीं। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन इन ग्रामीणों की किसी ने सुध नहीं ली। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों की चुनाव बहिष्कार की इस चेतावनी के बाद भी इनकी कोई सुध लेगा या नहीं, या फिर से उन्हें कोरे आश्वासन ही मिलते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू हो चुकी है। राजनीतिक दलों से पालन करने के लेकर निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा डोंडियाल ने बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, सपा, बसपा समेत तमाम दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया है। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कर अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए सहयोग भी राजनीतिक दलों से मांगा गया है। हमारी होम वोटिंग होगी, जो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में वोट्स होंगे, इसेंशियल सर्विसेज की वोटिंग होंगे, उनके प्रोसेस के बारे में इन्हें अवेयर किया है। एजेंडा जो बैठक का था वो ये था कि आदर्श आचार संहिता क्योंकि एमसीसी लागू हो गई है तो उसके इनको डूज एंड डोंट्स बता दिए जाएं, सो दैट आगे हम लोगों की फंक्शनिंग स्मूथ रहे। सेकेंडली एक और मेजर एजेंडा था कि जो परमिशन के फॉर्मेट्स हैं, क्योंकि अब इनको विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही प्रशासनिक अधिकारी सख्त हो गए हैं। शहर में बैनर पोस्टर अधिकारियों का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर एसडीएम के निर्देशों पर टीम द्वारा लगातार सरकारी संपत्तियों पर लगाई जा रही होर्डिंग को हटवाने की कवायद तेज कर दी गई है। बताना चाहूँगा कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। उसके बाद जो हमें एमसीसी के जो नियम हैं उनका अनुपालन करना पड़ता है। उसमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे शुरुआत के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हमने टीमें बना रखी है। इसमें नगर निगम की टीम है, गांव जैसे जो हमारा ग्रामीण एरिया है उनके लिए भी टीम बनी है। तो वहाँ पे जो भी प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ लगी हैं उनको हम हटा रहे हैं। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी या ऐसी कोई सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे या बस स्टेशंस या गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको भी 72 घंटे के अंदर कवर करना होता है। रामपुर तिराहा कांड के कुछ दोषियों को उम्र कैद की सजा के अहम फैसले से नैनीताल के राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। नैनीताल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य आंदोलनकारी पूरन मेहरा ने कहा कि यह दोषियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जो मामला मुजफ्फरनगर कोर्ट में चल रहा था, उनमें कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें शहीदों के हत्या में संबंधित मामला हो और शहीदों के हत्यारों को हत्या करने की सजा मिल
सके। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए आंदोलनकारी संगठनों को एक मंच पर आकर लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, कल जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को जो सजा हुई है, कोर्ट द्वारा सजा दी गई, उसमें हम सभी आंदोलनकारी बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता उसका स्वागत करते हैं और ये कहीं ना कहीं जो आगे जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा कि अभी जो न्याय मिला है इसको हम आंदोलनकारी अभी न्याय की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 1 अक्टूबर की रात को, उसमें हत्याएं हुई, हमारे आंदोलनकारी साथियों को गोलियों से भून दिया गया, उसका कोई भी मामला विचाराधीन, ना तो सीबीआई द्वारा सीबीआई की जो केस दर्ज है ना तो उसमें विचाराधीन है, न कि कोई हमारे अन्य कोर्टों में ऐसा कोई हत्या का मामला विचाराधीन है। हम मांग करते हैं कि जिन्होंने हत्या की, जो उसमें संलिप्त थे, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैंगलोर क्षेत्र में हो रही लगातार विद्युत कटौती से परेशान सैकड़ों किसानों ने मैंगलोर बिजली घर का घेराव किया। आपको बता दें कि घेराव करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। किसानों ने विद्युत विभाग पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर विद्युत कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ाकर भेज रहे हैं। बिल ठीक कराने के लिए किसानों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बेहाल किसानों की फसल ओलावृष्टि से बुरी तरह से प्रभावित हुई है और किसानों को बढ़ा चढ़ाकर बिल भेजा जा रहा है। बिजली का बिल जमा न किए जाने पर किसानों के विद्युत कनेक्शन को काटा जा रहा है। किसान कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी किसानों की कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली घर पर धरना दिया हमने 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के 80 महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी, टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो घोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छापेमारी करी जा रही और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा और ठीक कराने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी में पैसे मांगते हैं। तो हमने कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह हो रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऊधम सिंह नगर जनपद के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को नशे के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि टीम ने 1.02 किलोग्राम चरस के साथ आरोपी को एक कार में गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। उक्त मामले का खुलासा पुलिस कार्यालय में एसपी क्राइम ऊधम सिंह नगर चंद्रशेखर गोड़के ने किया है। आचार संहिता के दौरान भी जो है चुनाव के आचार संहिता का घोषणा हो चुका है। इसमें जो है हम लगातार अवैध शराब, अवैध जो नशा है उस पर जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल थाना ट्रांजिट कैंप को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना ट्रांजिट कैंप और एसओजी की संयुक्त टीम ने जो है एक अभियुक्त अक्षय प्रसाद, जो थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का निवासी है, उसको यहाँ पे ट्रांजिट कैंप में अटरिया मोड़ के पास कल्याणी नदी के पुल के पास से बरामद 1 किलो और 2 ग्राम चरस के साथ इसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके बरामद से एक अल्टो कार भी हमने इसके पास से बरामद किया हुआ है। खबर रामनगर से, जहां पर कोतवाली पुलिस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग स्थान पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 200 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया है कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत गठित पुलिस की टीमों ने नगर के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की और मुन्नू ठाकुर निवासी भवानीगंज, विक्की सिंह और इनके साथ तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए हमने जो अभियान चलाया है कच्ची शराब और दूसरी शराब को पकड़ने का, उसमें कल शाम को अलग अलग जगहों से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।